वेरी गुड इवनिंग। तो हमने ऑलरेडी ईसीबी स्टार्ट कर लिया था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। पहला सेशन में हमने क्या क्या देख लिया, एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले, जब भी इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी के फॉर्म में आता है उसको एफडीआई बोलते हैं, और इंडिया में अगर कोई लोन फॉर्म में आता है दैट इज ईसीबी, और इंडिया से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है दैट इज ओडीआई। तो ईसीबी लाया क्यों गया था? ईसीबी लाने के पीछे रीजन ये था कि गवर्नमेंट का जो फंडिंग्स है या गवर्नमेंट की एंटिटीज हमें सेल करनी है, और मार्केट में कहीं ना कहीं हमें और कैपिटल रेज करना है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अपने शेयर्स लोगों को बेचेगा, मतलब बिग कंपनीज, एंड दे कैन बाय इट बाय टेकिंग लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सर, व्हाई दे कैन नॉट टेक लोन फ्रॉम इनसाइड इंडिया? दे कैन टेक, बट व्हाट इज द यूज देन? इंडिया का ही कैपिटल एक बैंक से एक जगह पे दूसरे पे आ रहा है, बट बाहर से कैपिटल आएगा तो ग्रोथ बढ़ेगा। दैट इज ईसीबी। तो वी आर टेकिंग फ्रॉम एलिजिबल लेंडर एंड हु इज टेकिंग एलिजिबल बोरोवर। ठीक है ना बात? और अब इसका स्कोप बढ़ गया है। ईसीबी आप और रीजन से भी ले सकते हो, सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज परचेज करने के लिए नहीं। अगर आप देखते हो उसमें दो रूट्स है, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक में परमिशन की जरूरत नहीं है, पेपर वर्क आएगा, और अप्रूवल में आपको परमिशन लेना पड़ेगा। देयर आर टू ऑप्शंस ऑफ ईसीबी: foreign currency denominated ECB and Indian rupee denominated ECB. Foreign currency denominated ECB is the currency of borrowing is foreign freely convertible currencies या freely convertible foreign currencies, जो easily दूसरे करेंसी में हाईली वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी, डॉलर्स, पाउंड्स, करेक्ट। और रूपी डिनोमिनेटेड मतलब द करेंसी बोरोइंग इज INR, इंडियन रुपीज। उसके बाद फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी के अलग अलग टाइप है। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक, फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट, डिबेंचर्स विच आर नॉन कन्वर्टेबल, FCCB, FCEB, फाइनेंशियल लीज, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 years, लोन फ्रॉम बैंक, देन डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल, उसके बाद FCCB, और उसके बाद FCEB, देन फाइनेंशियल लीज एंड ट्रेड क्रेडिट। उसके बाद इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी में क्या क्या आता है? लोन फ्रॉम बैंक, ओके, फॉरेन बैंक, ऑब्वियसली फॉरेन बैंक, देन डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स विच आर नॉन कन्वर्टेबल, उसके बाद में ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 years, फाइनेंशियल लीज एंड प्लेन वैनिला बॉन्ड विच इज इन डिनोमिनेटेड इन INR। तो यहां तक हमने आई गेस मेरे हिसाब से किया था। एलिजिबल बोरोवर भी हुआ है अपना। एलिजिबल बोरोवर कौन कौन बोरो कर सकता है? ठीक है, all those who are eligible to take FDI can take ECB. Then port trusts, then units in SEZ, special economic zone, then if you're talking about SIDB and Exim Bank, which they can borrow in foreign currency from outside India, from outside India. And who can borrow Indian currency ECB? इंडियन करेंसी ईसीबी, ये सब तो बोरो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब भी बोरो कर सकते हैं। समझ आए मेरी बात? तो ये हो गया इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। तो यहां तक आई गेस वी हैव डन इन फर्स्ट सेशन। अब आगे बढ़ेंगे। हु इज अलाउड टू लेंड? कौन लेंडिंग करने को जिसको अलाउ किया गया है? लेंडिंग इज परमिटेड बाय हुम? ये सवाल है। हु इज अ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर? देखो, बोरोवर पढ़ लिया हमने। बोरोवर मतलब कौन? जिनको एफडीआई अलाउड है वो। पोर्ट ट्रस्ट है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है, करेक्ट है। या हमने देखा कि इंडियन रुपये में बोरो कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी, एक्सेट्रा। बट हु इज अलाउड टू लेंड? ऐसे किससे पैसे थोड़ी ना लेंगे। देयर इज सम क्राइटेरिया कि पैसे लेना किससे। हु इज अलाउड टू लेंड? तो अब यहां पर समझना, सबसे पहले all those resident of FATF, Financial Action Task Force, FATF, and resident of the IOSCO, International Organization of Securities Commission. सबसे पहले FATF ये आप पढ़ोगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, और नहीं भी पढ़ा होगा तो एक बार मैं आपको गो थ्रू बताता हूँ। ये मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी कन्वर्जन, वाइट, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्राइम बढ़ा रहा है। ठीक है, पीपल आर अर्निंग मनी इन ब्लैक by doing different crime. Whatever the money is earned through criminal activities is a black money, that is tainted money. Now this money laundering from conversion from black to white into official source, correct, this should be stopped. तो सारे कंट्रीज ने एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज FATF, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये।
not national, it is international organization. This organization is trying best to fight money laundering. ठीक है, जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया तो उसके बाद FATF की रिपोर्ट आई, इट्स द बेस्ट पॉलिसी वी हैव अडॉप्टेड, करेक्ट है बात। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हर कंट्री नहीं, तो जो कंट्रीज इसके मेंबर है उन कंट्रीज के रेसिडेंट के साथ ही आप व्यवहार करोगे, डील करोगे और उनसे बोरोइंग करोगे। नॉन मेंबर्स के साथ आप डील नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे FATF में मेंबर है US, इंडिया। सपोज एग्जाम्पल पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर, तो कैन यू बोरो ECB फ्रॉम पाकिस्तान रेसिडेंट? नो। कैन यू बोरो ECB और कैन यू अवेल ECB फ्रॉम US रेसिडेंट? यस। तो जो FATF के मेंबर है वो ही मेंबर्स के लोगों के साथ आप ECB लोगे, अदर देन नॉन मेंबर से आप नहीं लोगे। सिमिलरली जो IOSCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इसके मेंबर्स है, उन्हीं मेंबर से आप ECB लोगे, उन्हीं मेंबर कंट्रीज के साथ, उनके रेसिडेंट्स के साथ या जो भी उनके एंटिटीज है उनसे आप ECB लोगे, इनके अलावा आप नहीं लोगे। अब IOSCO क्या है? IOSCO कुछ नहीं बेटा, जैसे इंडिया का सेबी है तो वर्ल्ड का जो सिक्योरिटीज हेड है दैट इज IOSCO। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट देखता है इंडिया का, पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट सब पूरे गवर्निंग करना, मीटिंग्स करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज, तो दैट इज IOSCO। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप देख रहे हो जैसे इन 2020 इंडिया इज अफेक्टेड बाय कोरोना, करेक्ट, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी वर्ल्ड के हेल्थ रिलेटेड मैटर्स वहां पे दिखे जाते हैं, सब लोग उसके मेंबर्स हैं। अब वो बात अलग है वो क्या कर रहे हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड, बट एक बॉडी बनाई है जो पूरे वर्ल्ड हेल्थ पे ध्यान देगा, तो IOSCO पूरे वर्ल्ड के सिक्योरिटी रिलेटेड ध्यान देगा, FATF पूरे वर्ल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा। तो जो कंट्रीज इनके मेंबर है वही कंट्री के रेसिडेंट के साथ, वही कंट्री के लोगों के साथ आप ECB का व्यवहार करोगे, ECB डील करोगे, इनके अलावा नहीं करोगे। दिखाता हूं, ये भी मैं FATF का वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, दिखता हो शायद, दिखते हैं सही वेबसाइट पे है क्या, पहले चेक कर लेते हैं। हु वी आर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज, अगर आप देखते हो ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, द governmental body sets international standards that aim etc with more than 200 countries and jurisdiction committed to implement them। 200 countries plus कौन सी कंट्रीज है इसमें, अभी देखो ये मैप आ गया। अब जैसे एग्जांपल है, आप कोई भी कंट्री को क्लिक करो, ये बाजू में दिख रहा है FATF, APG, CF, ATF, EAG, ये अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ये इंडिया पे क्लिक करोगे तो इंडिया कौन से इसका मेंबर है, FATF का है, APG का है और EAG का है। सर APG क्या है वो जाने दो, अभी आपको नहीं, EAG क्या जाने दो, बट इंडिया पे क्लिक किया तो इंडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपल बात है, या इंडिया कौन से कमिटीज का मेंबर है दिख गया, करेक्ट है। तो अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिमिलरली अफगानिस्तान पे क्लिक करो तो अफगानिस्तान FATF में नहीं है मेंबर, मतलब अफगानिस्तान के रेसिडेंट या उनके बैंक्स के साथ आप ECB नहीं ले सकते, सिंपल बात है। पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान भी FATF का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी FATF का मेंबर नहीं है, तो हम पाकिस्तान के रेसिडेंट से ECB नहीं ले सकते। Those who are resident of FATF, those who are resident of IOSCO, अब IOSCO पे जाते हैं, होल्ड करना, जितना प्रैक्टिकल पढ़ोगे उतना इजी जाएगा, नहीं तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए।
हु वी आर अबाउट आईओएससीओ देखते हैं। देखो रीड कर रहा हूं मैं। International Organization of Securities Commission is the international body that brings together the world security regulators and is recognized as the global standard setter for the security sector. IOSCO develops, implements, promotes, etc. etc. तो यहाँ पर ये हो गया। ये कब फाउंड हुआ था? 1983 में। करंटली कितने मेंबर्स है? 226। इनके साथ ही ईसीबी लो, इनके अलावा आपको ईसीबी लेना नहीं है। तो ये मैटर क्लियर हो गया। अब हो गया मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे सब एशियन कंट्रीज ने मिलकर एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया। मल्टीलैटरल, मल्टी मीन्स 3-4 कंट्री मिलकर, ठीक है, एंड रीजन वाइज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना। चलो गूगल करते हैं। मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन रीजन वाइज पूरे एशियन कंट्रीज ने मिलकर बनाया। करेक्ट है बात? ये सब क्या है बेटा? मल्टी लैटरल एंड रीजनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो लोग हैं इनके साथ आप इनसे बेसिकली क्या ले सकते हो? ईसीबी ले सकते हो। अगर इंडिविजुअल से भी ले सकते हो, इंडिविजुअल से भी ले सकते हो जो ऑलरेडी आपका इक्विटी होल्डर है। एग्जाम्पल है, अगर रिलायंस के अंदर वॉरेन बफेट ने 1000 करोड़ लगा दिए इक्विटी में, तो वॉरेन बफेट से ही हमने ईसीबी लिया, चलेगा क्या? यस। वॉरेन बफेट इज एन इंडिविजुअल। उन्होंने एग्जाम्पल, ही हैज आल्सो अ कंपनी, बट इंडिविजुअली उन्होंने पैसे लगाए, 1000 करोड़ रिलायंस को एफडीआई के फॉर्म में दिया। अब उनसे इक्विटी ले लिया हमने, इक्विटी में पैसा है, अब उनसे ही हम क्या ले रहे बेटा? उनसे ही हम ईसीबी ले रहे हैं, चलेगा क्या? चलेगा। अगर बॉन्ड होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है, उनसे ही हम लोन ले रहे हैं, चलेगा। करेक्ट। एंड फॉरेन ब्रांच ऑफ सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक की फॉरेन में ब्रांच होता है, जैसे बाहर के बैंक का ब्रांच इंडिया में। एग्जांपल एचएसबीसी, सिटी कॉर्प, सिटी बैंक, ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, बट इनके ब्रांचेस इंडिया में। वैसे ही हमारे इंडियन बैंक्स के ब्रांचेस इंडिया के बाहर है, इंडियन बैंक के ब्रांचेस इंडिया के बाहर है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब वहां के ब्रांच से हमने वहां के फॉरेन ब्रांच से हमने लोन लिया, तो ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड लेंडर है, ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड लेंडर है। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। एसबीआई फॉरेन ब्रांचेस, देखो अभी एसबीआई के कहां कहां पर ब्रांचेस है, मैंने गूगल किया। ओके, ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क ब्रांच यूएसए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शिकागो ब्रांच यूएसए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉस एंजल्स ब्रांच। देखो फिर इसके बाद में नीचे ऑस्ट्रेलिया, बहम्स, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बेल्जियम, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, जापान, मालदीव्स, ओमन, कतार, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये सब स्टेट बैंक के ब्रांचेस बाहर है। तो एनी फॉरेन ब्रांच जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फॉरेन ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, तो ये सब एलिजिबल लेंडर्स है। कौन कौन है? ऑल द रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ, ऑल द रेसिडेंट ऑफ आईओएससीओ, मल्टीलैटरल एंड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, इंडिविजुअल यूज ऑफ फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड फॉरेन ब्रांच ऑफ सब्सिडरी। इन लोगों से ही हम लोन ले सकते हैं, इनके अलावा हम डील नहीं कर सकते। आर एबल टू अंडरस्टैंड? करेक्ट है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये स्लाइड समझ के
ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज लेंडर के बाद नेक्स्ट जो है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम। ये है क्या, ध्यान देना, ये है क्या ऑल इन कॉस्ट। जब भी आप ईसीबी ला रहे हैं, नो फंड कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बात तो क्लियर। कोई भी पैसा देता है तो उसके पीछे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है या रियल कॉस्ट होती है। लाइक बैंक अगर आपको 1 करोड़ लोन दे रहा है तो बैंक बोलेगा भाई इंटरेस्ट दो, करेक्ट। आपका कोई रिलेटिव अगर आपको पैसा दे रहा है, शायद कुछ चार्ज नहीं कर रहा है, बट कभी ना कभी तो आपको उसको भी एक फेवर करना पड़े, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कोई भी, ये एफएम में बोला गया, वॉट एवर फाइनेंस यू गेट, वॉट एवर फंड यू गेट, इट इज हैविंग सम कॉस्ट, इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। उस पैसे का यूज करने का आपको कुछ देना पड़ेगा, भले वो डिविडेंड दो, भले इंटरेस्ट दो, बट देना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी तो देना पड़ेगा। क्लियर। तो जब आप ईसीबी ला रहे हो तो आरबीआई ने रेगुलेट किया कि भाई सब मिलाकर आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, सब मिलाकर आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो। तो मैं स्लाइड चेंज करूंगा। सब मिलाकर मैक्सिमम आप बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस स्प्रेड, सब 450 बीपीएस होगा 4.5%। बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। सपोज बेंचमार्क रेट 8% है, 8 प्लस 4.5%, 12.5% के ऊपर ये फंड नहीं आना चाहिए। बेंचमार्क रेट 10% है, 10% प्लस 4.5%, 14.5% के ऊपर ये फंड का कॉस्ट इंकर नहीं होना चाहिए। जो पैसा आपने ईसीबी लाया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लाया है, इट शुड नॉट कॉस्ट यू मोर देन 14.5%। एग्जाम्पल, बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस, 100 बीपीएस इज 1%, 450 बीपीएस इज 4.5%। तो जो भी फंड ला रहे हो, आरबीआई ने रेगुलेशन लाया कि भाई तुम लाओ, ईसीबी लो, आप लोन लो बाहर से, बट इसके ऊपर आपका खर्चा या कॉस्ट नहीं जाना चाहिए, ऑल इन कॉस्ट। ठीक है ना बात। बेंचमार्क रेट प्लस बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूं दैट इज 450 बीपीएस। सो व्हाट इज बेंचमार्क रेट? जैसे इंडिया में माइबॉर है, ठीक है, तो वैसे ही इंटरनेशनल लाइबॉर है, लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट। लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट, जब बैंक आपस में फंडिंग करता है तो क्या रेट पे करता है? एक बैंक दूसरे बैंक को वही 8% पे दे रहा है, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, 8% पे दे रहा है। लाइबॉर लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट। ओके, और कभी कभी यूरिबॉर, ये भी यूज होता है, यूरोपियन कंट्रीज यूरिबॉर। ओके, तो यूरोपियन कंट्रीज यूरिबॉर, ये दोनों में से एक बेंचमार्क रेट है। अगर आप ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज डील कर रहे हो तो यूरिबॉर, इसके अलावा जो कंट्री में डील कर रहे हो तो लाइबॉर। स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है लाइबॉर। दो बेंचमार्क रेट है। सपोज लाइबॉर 6% है, तो 6% प्लस 4.5%, 10.5% के ऊपर ईसीबी का कॉस्ट नहीं होना चाहिए। अरे एक लिमिटेशन लगा दी भाई, नहीं तो आप में फंड ला रहे हो, कोई भी रेट पे ला रहे हो, अरे कोई तो रेगुलेशन होना चाहिए, कोई कंट्रोल होना चाहिए। तो उन्होंने बोला मैक्सिमम बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस बीपीएस स्प्रेड, तो दैट इज बेसिकली 4.5%। बेंचमार्क रेट प्लस 4, जो भी रेट रहेगा प्लस 4.5%, इसके ऊपर नहीं देना आपको। जैसे इंडिया में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई टू बैंक, बैंक टू आरबीआई। आरबीआई जब बैंक को लोन देता है तो रेपो रेट देखा जाता है 6%, तो बैंक उसके ऊपर भी थोड़ा कमाएगा ना। आरबीआई से 6% पे लिया, बट आगे थोड़ा चार्ज तो करेगा, वो स्प्रेड होता है। जो ज्यादा चार्ज करेगा वो स्प्रेड होता है। तो वैसे ही जब भी एक कंपनी, सो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज गेटिंग ईसीबी फ्रॉम बेसिकली मतलब यूके, लंदन, तो वहां पर 6% अगर लाइबॉर है प्लस 4.5%, 10.5% के ऊपर लोन नहीं होगा। इतना रेट होता नहीं, कम होता है। ईसीबी चीपर होता है एज कम्पेयर टू लोकल बैंक रेट। ओके, तो लाइबॉर रेट और यूरिबॉर रेट प्लस 4.5%, प्लस 4.5%। तो ये देखो। हाँ, बट अगर इंडियन रुपी में लेकर आ रहे हो लोन, एक फॉरेन करेंसी में ला रहे हो तो वहां का, और इंडियन रुपी में ला रहे हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो रेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे आपको 7% मिल रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे आपको 6% मिल रहा है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट रहेगा, यील्ड रेट, कमाने का रेट, जैसे विकास पत्र योजना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो गवर्नमेंट आपको 7% दे रहा है, 6% दे रहा है या 8%, वो बेंचमार्क रेट बन जाएगा प्लस 4.5%। सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7% है, 7% प्लस 4.5%, दैट विल कम बेटा 11.5%, दैट विल कम 11.5%। समझ आया मेरी बात? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो रिपीट कर रहा हूं मैं, कितना मैक्सिमम कॉस्ट आपको देना है, कितना अलाउड है, ये किसने बोला है? आरबीआई। किसने रेगुलेट किया मैक्सिमम कॉस्ट?
आरबीआई। आरबीआई ने क्या सेट किया? बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस पर एनम। बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस पर एनम। बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%। सो व्हाट इज बेंचमार्क रेट? इट डिपेंड्स, आप इंडियन रुपी में लोन ला रहे हो या फॉरेन करेंसी में लोन ला रहे हो। अगर इंडियन रुपी में लोन ला रहे हैं तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे हमारा जो यील्ड हो सकता है प्लस 4.5%। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लस 4.5%। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर 7% है, 7% प्लस 4.5% दैट इज 11.5%। समझ आया मेरी बात? और अगर दूसरी बात है कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ला रहे हैं तो लाइबोर रेट प्लस 4.5% या यूरिबोर रेट प्लस 4.5%। ठीक है ना बात? सो व्हाट इज लाइबोर? लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट एंड यूरिबोर यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर रेट। यूरोपियन कंट्रीज आपस में दैट वे एक बेंचमार्क रेट, एक स्टैंडर्ड रेट है। जैसे डॉलर्स एक करेंसी में स्टैंडर्ड बन जाता है, एक बेंचमार्क करेंसी बन जाता है, तो वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में लाइबोर और यूरिबोर सबसे पॉपुलरली यूज किया जाता है। आप बोलेंगे सर अब कौन सा रेट कब, लाइबोर कब, यूरिबोर कब? मैंने आपको बोला यूरोपियन कंट्रीज से ईसीबी, यूरिबोर, बाकी सब कंट्रीज में लाइबोर विच इज वेरी स्टैंडर्ड। लिखो ये चीज। ठीक है, अब ऑल इन कॉस्ट पर एनम कितना हो सकता है? बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट। इसके अलावा समझना कुछ ऑल इन कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ये सब जो लिमिट काउंट कर रहे हैं। सपोज एग्जांपल बेंचमार्क रेट है बेटा 7% लाइबोर और 4.5% ऊपर अलाउड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 11.5%
हमें ईसीबी का कॉस्ट, बट ये कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या कौन से कॉस्ट को ऐड करके हमें चेक करना है। सिर्फ इंटरेस्ट देखना है क्या? नहीं। अरे लोन लेते समय बहुत सारे खर्चे है, लोन लेते समय बहुत सारे खर्चे है, ठीक है ना बात। प्रोसेसिंग फीस है, यू नो, बहुत सारी बातें हैं, करेक्ट। तो कौन ऑल इन कॉस्ट का मीनिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा जब वो ऑल इन कॉस्ट निकालने जा रहे हैं हम। तो कौन से कॉस्ट को हम ऐड करके चेक करेंगे कि भाई ये रेगुलेशन कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आएगा कि भाई आप प्लस 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 अदर फीस। अब अदर फीस में मैंने एग्जांपल लिखा है हेजिंग फीस, हेज। ये हेज वर्ड यू विल लर्न इन सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज, ये आप इसमें पढ़ोगे। बट हेजिंग क्या होता है कि आपके रिस्क को कम करना, दैट इज मीनिंग ऑफ हेजिंग। एग्जांपल है, जब भी आप फॉरेन करेंसी में लोन लाते हो, फॉरेन करेंसी में लोन लाते हो तो रीपेमेंट भी फॉरेन में होगा, इंटरेस्ट भी फॉरेन करेंसी में होगा। डॉलर में लोन लाए तो रीपेमेंट डॉलर में होगा और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट पेमेंट भी डॉलर में होगा। अब सपोज एग्जांपल मैंने लोन लाया 60 रुपीज डॉलर के हिसाब से कन्वर्जन करके, अब मैं इंडिया में तो रुपीज यूज करूंगा। अब जब रीपे करना है तो डॉलर का रेट बढ़ गया, रीपे करना है तो डॉलर का रेट बढ़ गया 70 रुपीज, मेरा नुकसान हो गया भाई। सपोज एग्जांपल है मैको लिमिटेड, मैको लिमिटेड ने $10,000 लोन लाया, इतना कम नहीं बट एग्जांपल, $10,000 लोन लाया इंटू 60 रुपीज में कन्वर्ट किया, ठीक है। 10,000 इंटू 60 कितना होता है, 10,000 10 1 लाख और 6 लाख हो गए। अब जिस दिन रीपे करना था तो डॉलर खरीदने गए, $10,000 ही रीपे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब वो प्रिंसिपल अमाउंट जब रीपे करने गए तो अब हुआ क्या कि भाई 70 रुपीज में खरीदना पड़ा, मतलब लिया 6 लाख बट देते समय 7 लाख देना पड़ा क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ गए। ये हो गया मेरा फ्लक्चुएशन लॉस, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस। अब ये लॉस से बचने के लिए मैं फॉरेन करेंसी को हेज करूंगा, इस चीज को हेज करूंगा। हेज मींस मैं काम करूंगा, किसी से डील करूंगा, ये डील करूंगा कि देखो आज 60 रुपए डॉलर है, 10 साल बाद पता नहीं या 5 साल बाद पता नहीं क्या होगा रेट, मुझे लगता है कि बढ़ेगा, उसको लगता है कम होगा। तो मैंने उसको हेजिंग के लिए बोला, देख डॉलर बढ़े या घटे तू मुझे 65 रुपीज में दे दे डॉलर, या 64 रुपीज में डॉलर दे दे, आज डील कर कि तू मुझे 5 साल बाद 64 में देगा। ये सब कंसेप्ट्स इट कम्स इन कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ। बट यस, थोड़ा सा आपको आइडिया देना पड़ेगा मुझे, एक लेमैन की तरह समझाना, बाकी डिटेलिंग है, ठीक है। आप वहाँ पे फ्यू कॉल पुट ऑप्शंस फ्यूचर्स फॉरवर्ड, ये ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि भाई 60 रुपीज पे मैंने करेंसी लाई, अब 60 रुपीज में लाई, अब मुझे लग रहा है 70 हो जाएगा, बेटर मैं आज डील करता हूँ 64 रुपीज में तुम मुझे करेंसी दो और उसकी ये डील प्रीमियम, यू नो, मतलब 64 में डील कर दिया। अब भले डॉलर 80 हो जाए या भले डॉलर 40 हो जाए, मुझे 64 में डॉलर मिलेगा, मुझे 64 में डॉलर मिलेगा। तो मैंने अपने रिस्क को क्या किया बेटा, हेज किया, आई हैव हेज्ड माय ऑल माय रिस्क, करेक्ट है बात। बट अब वो बोलेगा सर 64 में डॉलर तो दिया, अब इसका हमें कुछ चार्जेस दो, हेजिंग फीस दो, हेजिंग चार्जेस दो। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, ये डील का अलग से फीस ली, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ऑल इन कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑल इन कॉस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आया बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अदर फीस आई, अदर फीस में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हेजिंग फीस। विच फीस, हेजिंग फीस, हेज फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हमने किसको कॉन्ट्रैक्ट करके फीस दे दी कि भाई हमें आज 64 में डॉलर दे देना, हम तुझे उसकी फीस भी देते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, करेक्ट। एक्सपेंसेस अगर सही में मैंने अगर हेज नहीं किया रहता तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस होता, लेते समय 60 में डॉलर लिया, देते समय 70, तो 10 रुपए पर डॉलर नुकसान हुआ, दैट इज फॉरेन फ्लक्चुएशन लॉस, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस। अगर मैंने हेज नहीं किया, मैंने थोड़ा ही हेज किया, मैंने सपोज पूरा कॉन्ट्रैक्ट $1,00,000 का है, मैंने 70% ही हेज किया, 30% नहीं किया, या मैंने 100% हेज किया, या मैंने 50% हेज किया, 50% नहीं किया, डिपेंड्स। एग्जाम्पल है, इसके ऊपर भी है हेजिंग के ऊपर आगे प्रोविजंस डाले, तो इट टोटली डिपेंड्स। तो मैं ये बोलूंगा
सिंपल बात है कि अगर मैंने सपोज $1,00,000 का लोन लाया था, मैंने 70% हेज किया, मतलब $70,000 को हेज किया कि भाई ये रेट पे दे दो, और उसकी हेजिंग फीस दे दी। बट $30,000 अगर मैं सस्ते में लाया था 60 में, और रीपे करते समय मुझे 70 में डॉलर खरीदना पड़ा, तो मेरा फॉरेन करेंसी लॉस हुआ, वो भी वो कॉस्ट में इंक्लूडेड है। ऐड करो इसको, जो इंटरेस्ट दिया वो ऐड करो, हेजिंग फीस दी वो ऐड करो, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस हुआ वो भी ऐड करो। समझे मेरी बात? चार्जेस मींस प्रोसेसिंग फीस, एग्रीमेंट साइन, स्टैम्प ड्यूटी, स्टैंपिंग, लीगल फीस, एडवोकेट फीस, चार्जेस, गारंटी फीस। अगर ईसीबी ला रहा हो तो वो गारंटी मांग रहा है, किसी को मैंने गारंटी देने बोला, उसने गारंटी फीस चार्ज की। करेक्ट है बात? गारंटी फीस चार्ज की। लाइक डीआईसीजीसी ने, ठीक है, डीआईसीजी मेरे लिए गारंटी दे दी कि बंदे का क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है, कुछ गड़बड़ हो गई तो हम पैसा देंगे। रिलायंस इंडस्ट्री अगर लोन ले रहा है फ्रॉम BNY मेलॉन या कोई ब्रिटिश बैंक, ओके, अब ब्रिटिश बैंक बोलता है भाई गारंटर लाओ, अब गारंटर को हमने लाया तो वो भी तो फीस लेगा भाई, वो ऑब्वियसली वो एक उसका काम है कि मेरा क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, देखना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा बैकग्राउंड चेक करना। अब वो गारंटर जो है वो गारंटी दे रहा है मेरे लिए या रिलायंस के लिए, अब वो गारंटर फीस चार्ज करेगा, गिव मी गारंटी फीस, वो भी ऐड करो। सिमिलरली ECA चार्जेस, ECA, अरे ECA कुछ नहीं है, ECGC, अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो अगर दे रहा है, गारंटी दे रहा है तो उनकी चार्जेस, अदर पर्सन गारंटी दे रहा है तो गारंटी चार्जेस। और ECGC ये एक RBI की संस्था है, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गारंटी देता है, तो वो अगर दे रहा है उसके चार्जेस, इट्स गारंटी ओनली, बट RBI का एक पर्टिकुलर सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है ना बात? तो ये सब इंक्लूड करो, ऑल इन कॉस्ट, ये सब ऐड करने के बाद कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है? बेंचमार्क रेट प्लस 450 BPS स्प्रेड, बेंचमार्क रेट प्लस 450 BPS स्प्रेड, रिपीट कर रहा मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन अदर फीस, दैट इज हेजिंग फीस, then expenses, foreign currency fluctuation loss, then charges, processing fees, guarantee fees and ECA charges। ECA मतलब ECGC गारंटी होती है, ECGC ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, दिखाता हूं मैं। ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये भी गारंटी देता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, ठीक है? वो अभी उसके चार्जेस, ये सब ऐड करो, ऑल दिस इज ऑल इन कॉस्ट या ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर आना, मैक्सिमम पर ईयर यू कैन पे बेंचमार्क रेट प्लस 450 BPS स्प्रेड, बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%, 4.5%। बट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, it does not include three parts: commitment fees, then withholding tax payable and other costs। अब मैं आपको एक एक समझाऊंगा, अगर आप इसको रट्टा मारने जाओ कभी नहीं होगा, समझ के करोगे ना तो याद रहेगा, इसलिए तो डिटेलिंग जा रहा है। एंड यू आर इनटू प्रोफेशनल एग्जाम, आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, आप बिल्कुल भी लर्न करके नहीं जा सकते चीजें। आप लर्न करने गए तो आपको 8 या 4 सब्जेक्ट देने, कभी नहीं होगा एग्जाम क्लियर, आपको लॉजिकली समझना है, ठीक है? रिपीट कर रहा मैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब ECB जो है, ये मुझे बताओ इसका मैक्सिमम कॉस्ट कितना अलाउड है? बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%। कॉस्ट में क्या क्या आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर फीस, चार्जेस, करेक्ट है, देन गारंटी चार्जेस, ECA चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब है। सो क्या क्या इंक्लूड नहीं है? 3 चीजें, कमिटमेंट फीस, विथहोल्डिंग टैक्स पेबल एंड अदर कॉस्ट। सपोज कमिटमेंट फीस, अब हुआ क्या, रिलायंस इंडस्ट्री ने ब्रिटिश बैंक से, एग्जाम्पल, ब्रिटिश बैंक से $1 मिलियन का लोन लिया। अब उन्होंने लिया जनवरी में, सैंक्शन हो गया, बट रिलायंस बोला हमें पैसे की जरूरत है मार्च में, जनवरी में सैंक्शन करा दिया, बोला पैसे की जरूरत मार्च में। अब बैंक बोलेगा कि भाई तुम आए जनवरी में, हमने सैंक्शन कर दिया, अब तुम्हारे लिए हमने पैसा बाजू में रखा है, अब तुम पैसा मार्च में यूज करोगे तो इंटरेस्ट तो मार्च से चालू होगा,
जब मार्च में लोन लोगे तो मार्च पे चालू होगा, बट अभी 2 महीना हमारी कमिटमेंट है, ये पैसा तो हमारे गले में पड़ा है, तुम्हारे लिए हमने बाजू में रखा है, तो यार ये तो हमारा नुकसान है। तो वो होता है, अबे हमें कुछ तो फीस दो, इसके हमें कुछ तो फीस दो। दिस फीस इज कॉल्ड एज कमिटमेंट फीस फॉर नॉट यूजिंग द मनी, कि हम तुमसे पैसा लेंगे, रिलायंस बोलता है तुम्हारा पैसा हम मार्च में अवेल करेंगे, लोन सैंक्शन तो हो गया है, हम अवेल करेंगे, बट ये 2 महीना आप हमें कमिटमेंट दे रहे हो कि पैसा किसी और को नहीं देंगे, तो उसका कमिटमेंट का पैसा, दैट इज कमिटमेंट फीस, बैंक विल चार्ज एक्स्ट्रा, दैट इज कमिटमेंट फीस। आई एम रिपीटिंग अगेन, रिलायंस इंडस्ट्री ने ब्रिटिश बैंक से $1 मिलियन का लोन सैंक्शन कराया। कब कराया? जनवरी। बोला कब चाहिए? मार्च। अब ब्रिटिश बैंक थोड़ी ना रातों रात पैसे खड़ा करेगा, उसने पैसा बाजू में रख दिया। अब वो पैसा बाजू में रखा, बट वो पैसे पे ब्याज, इंटरेस्ट कब चालू होगा? व्हेन इट विल स्टार्ट, व्हेन रिलायंस अवेल द लोन और टेक द लोन। रिलायंस विल टेक लोन फ्रॉम मार्च, तो मार्च से इंटरेस्ट चालू होगा। Now bank is facing a problem कि we have given them commitment and we'll give them money and we have kept the money aside for which we have incur a cost. अब 2 महीना हमारा लॉस है, तो ये जो बैंक है ये बोलता है हमें, हम तुम्हें कमिटमेंट देते कि तुम्हें मार्च में पैसे मिलेंगे, बट ये 2 महीना जो कमिटमेंट है, हमारा पैसा आइडल पड़ा है, उसका क्या? उसके पीछे कॉस्ट है। तो रिलायंस बोलेगा ये लो, एक काम करो, 5 लाख रुपए कमिटमेंट फीस, तो आपने हमें कमिटमेंट दी, इसका आपको हम पैसा देते हैं, कमिटमेंट फीस। तो दिस इज कमिटमेंट फीस इज द फीस यूज्ड फॉर अनयूज्ड क्रेडिट। क्रेडिट लिया है बट अब तक यूज नहीं किया है, बैंक का नुकसान हो रहा है, दैट इज कमिटमेंट फीस। दूसरा होता है विथ होल्डिंग टैक्स पेबल, एनी टीडीएस टैक्स डिडक्ट किया है। अब कैसा होता है, अभी हमने बैंक को इंटरेस्ट दिया है, बैंक को इंटरेस्ट दिया तो बैंक का इनकम हो गया, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। अब अंडर इनकम टैक्स एक्ट, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, you when you incur expense and someone is having an income, you need to deduct TDS, tax deducted at source, TDS कट करके देना है। बैंक बोलता हमको नहीं मालूम, हमको पूरा पैसा चाहिए, हमको पूरा पैसा चाहिए। वो TDS वीडीएस गवर्नमेंट, वो फॉरेन कंट्री में बैठा है, उसको क्या करना है इंडिया का TDS का? बोलता हमें तो पूरा इंटरेस्ट चाहिए, वो TDS वीडीएस नहीं। तो अब क्या होता है, जो ECB लेता है उसके जेब से TDS का पैसा आता है, वो पूरा इंटरेस्ट तो दे दिया। सपोज एग्जांपल है, रिलायंस इंडस्ट्री हैज टेकन $1 मिलियन लोन, ऑन $1 मिलियन लोन सपोज एग्जांपल है कि देयर इज अ इंटरेस्ट ऑफ इन रुपीज 50 लाख। अब 50 लाख रुपीज वो बोलता है 50 लाख पे TDS कट करना था, सपोज 5 लाख एग्जांपल, और 45 लाख देना था। वो फॉरेन में बैठा है, बोलता नहीं हमें नहीं मालूम, वो इंडिया का TDS तुम देखो, हमें पूरा 50 लाख चाहिए। तो कंपनी ने 50 लाख दिया, अब रिलायंस ने अपनी जेब से 5 लाख TDS जमा कर दिया, रिलायंस ने अपनी जेब से 5 लाख TDS जमा किया, रिवर्स चार्ज एक तरीके से। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये रिलायंस के लिए तो कॉस्ट है, एक्स्ट्रा गया, ये विथहोल्डिंग टैक्स पेबल, दिस TDS ऑल्सो इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑल इन कॉस्ट। जिन बच्चों का टैक्स नहीं हुआ या उनको TDS नहीं मालूम है, तो वो पॉइंट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड अदर कॉस्ट मैं अलग स्लाइड में समझाऊंगा। तो देखो ऑल इन कॉस्ट में क्या क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना बात, अदर फीस, एक्सपेंस, चार्जेस, गारंटी फीस, ECA चार्जेस, डज नॉट इंक्लूड कमिटमेंट फीस, विथहोल्डिंग टैक्स, अदर कॉस्ट होल्ड करो।
तो ऑल इन कॉस्ट में क्या क्या आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर फीस, चार्जेस, एक्सपेंसेस, गारंटी फीस, ईसीए। क्या नहीं आता है? कमिटमेंट फीस, विथहोल्डिंग टैक्स, अदर कॉस्ट। अब अदर कॉस्ट में हम आएंगे, ठीक है ना। अदर कॉस्ट में मैंने ऐड किया है एक्चुअली, देखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। ऑल इन कॉस्ट में जब आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड मार्केट में बेचने गए, एफसीसीबी, व्हाट इज एफसीसीबी? ये सिक्योरिटी मार्केट में, बट स्टिल एक बेस क्या है? पहली बात, ये बॉन्ड है इंडियन रुपये में नहीं, फॉरेन करेंसी में, और ये बॉन्ड नॉन रेसिडेंट को बेचा गया, नॉन रेसिडेंट को बेचा गया, और ये कन्वर्टेबल है इनटू इक्विटी शेयर्स और अदर फॉर्म। तो ये बॉन्ड एफसीसीबी इज इन नॉट इन आईएनआर, इट इज इन फॉरेन करेंसी, इट इज इशूड टू नॉन रेसिडेंट एनआरआई एंड बेसिकली इट इज कन्वर्टेबल। तो जब हम बॉन्ड बेचने जा रहे हैं तो उसके पीछे मार्केटिंग, प्रोस्पेक्टस, खर्चे, जैसे आईपीओ जब शेयर मार्केट में लेकर आते हैं तो खर्चा होता है, एडवर्टाइज करो, बैनर लगवाओ, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है, जब एफसीसीबी रेस करने जा रहे हो, एफसीसीबी रेस करने जा रहे हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो देना है या ऑल इन कॉस्ट जो देना है वो ठीक है, वो बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%। बट एफसीसीबी इशू करने के पीछे जो खर्चा है, इशू करने के पीछे जो खर्चा है, इशू करने के पीछे जो खर्चा है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह टाइप समझो खर्चा है, इट शुड नॉट एक्सीड 4% ऑफ द टोटल इशू। एग्जाम्पल के तौर पे, when Reliance Industry is selling FCCB in UK मार्केट, मनी मार्केट में बेच रहे हैं, तो उनको कम से कम 300 करोड़ रुपए चाहिए या 1000 करोड़ रुपए चाहिए। तो 1000 करोड़ का 4%, दैट इज सपोज 1000 करोड़ का 4%, 40 करोड़ तक खर्चा अलाउड है। मार्केटिंग, पैम्पलेट, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करना, लीगल फीस देना, वहां की परमिशन फीस देना, सब 4% से ज्यादा एक्सपेंस अलाउड नहीं है। अब एफसीसीबी आ गया, एफसीसीबी के थ्रू पैसा आ गया, अब वो एफसीसीबी पर जो आपको ऑल इन कॉस्ट देना है, ऑल इन कॉस्ट जो है वो बेसिकली इट शुड नॉट मोर देन बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%। इट शुड नॉट बी मोर देन बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%। आई एम रिपीटिंग अगेन। एक होता है इशू, जैसे शेयर इशू करना है, तो इशू करने में अंडरराइटिंग कमीशन, प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग, सेबी परमिशन फीस, प्रोस्पेक्टस ड्राफ्टिंग फीस, सर्टिफिकेशन फीस, सब खर्चा आता है ना, इशू कॉस्ट। तो वैसी एफसीसीबी इशू करने के पीछे मैक्सिमम 4% एक्सपेंस अलाउड है। उसके बाद ऑल इन कॉस्ट जो होगा, उसके ऊपर जो एवरी ईयर जो कॉस्ट इंकर होगा, अरे बॉन्ड लाए, पैसा आया तो हर साल ब्याज तो देना ना, तो ऑल इन कॉस्ट जो रहेगा इट शुड नॉट बी मोर देन बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ वर्ड यू मस्ट हैव लर्न इन कंपनी लॉ। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब यू आर प्लेसिंग द थिंग्स टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। आप वो जो इशू कर रहे हो या जो भी आप लोन रेज कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल से, तो वो उस पर जो खर्चा होगा, इशू एक्सपेंस होगा, इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट में हमें लोग पता है इनसे ही लेना है, तो उसमें इतना खर्चा नहीं आता। बट पब्लिकली हमें एफसीसीबी बेचना है, दूसरी कंट्री में एफसीसीबी बेचना है, तो उसके लिए थोड़ा सा लिमिट ज्यादा दी है, 4%। अदरवाइज प्राइवेट प्लेसमेंट में खर्चा कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2%। अब उसके बाद जो पैसा आएगा उसके ऊपर पर ईयर चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह
पैसा आने के बाद और पैसा आने से पहले, मैं अभी जो बात कर रहा हूं पैसा आने से पहले का खर्चा। पैसा आ गया उसके बाद हमने पहले बात कर ली, पैसा आ गया तब बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%। पैसा आने से पहले जो तामझाम किया हमने, जो खर्चा एक्सपेंसेस है, दैट इज FCCB 4% एंड प्राइवेट प्लेसमेंट 2% ऑफ द होल अमाउंट, उसका 2%, होल अमाउंट का 4%। अब पैसा आ गया, आने के बाद बेंचमार्क रेट प्लस 4.5% और 450 BPS स्प्रेड। लिखो ये चीज। ओके, अब अदर कॉस्ट जो हमने पेंडिंग रखा था, अदर कॉस्ट यहाँ दिख रहा है आपको, ऑल इन कॉस्ट का पार्ट है। अदर कॉस्ट में क्या होगा कि हमने प्री पेमेंट चार्जेस, अर्ली पेमेंट कर दिया। कमिटमेंट दिया था 5 साल से पहले, हम लोन 5 साल तक का लोन है, हमने 2 ही साल में भर दिया। अब बोले से बैंक के लिए अच्छा है, बैंक ने प्लानिंग करके कई $1 मिलियन आपको दे दिया कि 5 साल तक इनकम आएगी, बट आपने पहले दिया, वो पैसे करेंगे क्या, दूसरे को किसी को देने। तो कभी कभी जैसे इंडिया में कार लोन आप जल्दी भरते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, प्री पेमेंट चार्जेस देना पड़ता है, अर्ली पेमेंट चार्जेस। अरे उल्टा है, मतलब पैसा जल्दी भी दो और एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। तो ये अदर कॉस्ट में सब प्री पेमेंट है, 1% 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि वो फंड आएगा तो लगेज किसी और को देना नहीं होगा ना। बैंक ने 5 साल की उम्मीद लगाई थी कि 5 साल ना अंडा, मुर्गी अंडा देती रहेगी, बट मुर्गी पहले आ गई तो अंडा तो भाई कहाँ से कमाएंगे, करेक्ट। तो जब बैंक ने रिलायंस को 5 साल के लिए पैसा दिया, रिलायंस ने 3 साल में रिपे किया, बैंक को अचानक इतना पैसा किसी और को देने में टाइम लगेगा, तो प्री पेमेंट चार्जेस लेता है। या आपने कभी आगे पीछे EMI या इंस्टॉलमेंट में गड़बड़ किया तो पिनल इंटरेस्ट लगता है। तो ये सब प्री पेमेंट हो या व्हाटएवर हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 2%, ठीक है ना बात। एंड दिस 2% इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। ऑल इन कॉस्ट क्या होता है, बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%, इसमें ये अदर कॉस्ट एडेड नहीं है। देखो यहाँ पे अदर कॉस्ट एक्सक्लूड किया था ना हमने, डज नॉट इंक्लूड का थर्ड पॉइंट देखो बेटा, अदर कॉस्ट, ठीक है ना। तो अदर कॉस्ट मींस इधर इट इज प्रीपेमेंट चार्जेस ऑफ द लोन और इट इज सम पीनल इंटरेस्ट। आपने कुछ EMI लेट भरा वगैरह तो उन्हें इंटरेस्ट वाली और एक्स्ट्रा पेनल्टी भी ले ली, ये सब पकड़ के 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये 2% बेसिकली ऑल इन कॉस्ट में एडेड नहीं है, ऑल इन कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, एलिजिबल लेंडर्स देखा हमने, कौन लेंडिंग कर सकता है, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ FATF, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ IOSCO, मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इंडिविजुअल लेंडर में फॉरेन इक्विटी होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर है, एंड फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, फॉरेन सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, ये सब एलिजिबल लेंडर है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट यू कैन इंकर ऑन ECB, ये RBI ने बोला है बेंचमार्क रेट प्लस 4.5% बेसिस पॉइंट। अगर फॉरेन करेंसी में है तो बेंचमार्क रेट इज लाइबोर, यूरिबोर, और अगर इंडियन रुपी में लोन लिया है दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेट। ओके, फिर सर ऑल इन कॉस्ट में क्या क्या आता है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, हेजिंग फीस आती है, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस आता है, गारंटी फीस आती है, ईसी जीसी गारंटी फीस आती है, प्रोसेसिंग फीस, ये सब आता है। सर क्या नहीं आता है? कमिटमेंट फीस, कमिटमेंट फीस, टैक्सेस योर बोन एंड बेसिकली अदर कॉस्ट। सर अदर कॉस्ट में क्या आता है? प्री पेमेंट एंड पीनल इंटरेस्ट, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं ऑल इन कॉस्ट, बट प्री पेमेंट पीनल इंटरेस्ट शुड नॉट बी मोर देन 2%। एंड अगर एफसीसीबी मार्केट में बेचने गए तो वो 4% प्री एक्सपेंस ज्यादा नहीं कर सकते। एफसीसीबी इशू करने से पहले के एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस 4% से ज्यादा नहीं हो सकता है। एंड अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो उसके लिए इशू एक्सपेंसेस 2% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इशू होने के बाद जो पैसा आया है उसके ऊपर कॉस्ट बेंचमार्क रेट प्लस 4.5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। और अदर कॉस्ट में प्री पेमेंट चार्जेस आता है, penal interest आता है, it should not be more than 2% and this 2% is excluded in all in cost ceiling। लिखो ये। ओके, दीज टॉपिक्स आर टेक्निकल एंड बहुत अच्छे से करना है आपको इसको, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। एक एक क्वेश्चन बन सकता है, लाइक ऑल इन कॉस्ट पे 5-6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से, या एलिजिबल लेंडर्स के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है और टेक्निकल है, आई अंडरस्टैंड, बट अच्छे से करो इसको। आज हमने एलिजिबल लेंडर्स देख लिया और हमने ऑल इन कॉस्ट देखा है, हमने अदर कॉस्ट देखा है, हमने बेंचमार्क रेट देखा है, ये सब टॉपिक हमने एंड किया। कल हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।